दो गोताखोर पहली बार दक्षिण वेल्स की ओगोफ एजन आल्वेट गुफा के लंबे पानी के नीचे हिस्से में गोता लगा रहे हैं। वे यूके की सबसे जटिल गुफाओं की सीमा पर हैं और गुफा के इस जलमग्न हिस्से को सबसे पहले पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जगह दूरस्थ है। वे 3 पानी के नीचे गुफा मार्ग पार कर चुके हैं और मीलों सूखी गुफा में रेंगते और चलते हुए यहाँ पहुंचे हैं। वे इस अनजाने मार्ग में जितना आगे जा सकते थे उतना गोता लगा चुके हैं और जब उन्हें वो चीज मिलती है जिसकी वे तलाश कर रहे थे, तब तक उन्होंने अपनी हवा की आपूर्ति की सीमा तक इस्तेमाल कर ली थी। जैसे ही वे इस किनारे के सहारे सतह की ओर बढ़ते हैं, उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। उन्नीस की गर्मियों में मार्टिन फार और रोजर सोलारी यूके की सबसे कठिन और प्रसिद्ध गुफा में सबसे आगे और गहराई तक जाकर नया कीर्तिमान बनाना चाहते हैं। उन्हें अपनी पीढ़ी के 2 बेहतरीन ब्रिटिश गुफा गोताखोरों में गिना जाता है। मार्टिन फार 23 साल के गुफा गोताखोर हैं। वो 10 साल की उम्र से गुफाओं में जा रहे हैं और 3 साल से गुफा गोताखोरी कर रहे हैं। 23 साल की उम्र में ही वो सिद्धहस्त अन्वेषी गुफा गोताखोर बन गए हैं और यूके की गुफा गोताखोरी समुदाय में प्रसिद्ध हैं। वह 3 साल से एक और गुफा अन्वेषक और गुफा गोताखोर रोजर सोलारी के साथ गोताखोरी कर रहे हैं। सोलारी 24 साल के हैं और दोनों गोताखोरों का अनुभव लगभग एक जैसा है। सोलारी डीन के जंगल ग्लॉस्टरशायर से हैं और 12 साल की उम्र से गुफाओं की खोज और गोताखोरी करते आ रहे हैं। रोजर सोलारी समर्पित और मजबूत गुफा गोताखोर हैं। उन्हें एक कर गुजरने वाले इंसान के रूप में जाना जाता है। वो नियमित रूप से कठिन गुफा अभियानों को पूरा करते हैं, गुफाओं में और आगे बढ़ते हुए नए भूमिगत मार्गों का नक्शा बनाते हैं। साथ मिलकर उन्होंने वेल्स और आयरलैंड में मीलों लंबी नई गुफाएं खोजी, उनका अन्वेषण किया और इसी से नाम कमाया। फर और सोलारी अपनी डाइविंग क्षमताओं से गुफा अन्वेषण की सीमाएं बढ़ाकर सबसे खतरनाक और दूरस्थ भूमिगत स्थानों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अगली चुनौती ढूंढना हमेशा आसान नहीं होता। 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों में सबसे अच्छी गुफाओं पर अक्सर दूसरे गोताखोर कब्जा करते हैं। संभव है कोई गोताखोर पहले ही गुफा में जा चुका हो या सबसे ज्यादा प्रगति कर अपनी छाप छोड़ चुका हो। फर और सोलारी इस बात से निराश हैं कि वे कई बेहतरीन खोज स्थलों को अपने नाम नहीं कर सकते। उनका घर दक्षिण वेल्स में है और यूके की सबसे बेहतरीन गुफाओं में से एक ओगोफ एजन ऑल्वेड पास ही है। वे इस गुफा की खोज करना चाहते हैं, लेकिन जॉन पार्कर नामक खोजकर्ता पहले से ही यहाँ खोज कर रहा है। आखिरकार किस्मत उनका साथ देती है। 1 साल की निष्क्रियता के बाद उन्हें लगता है कि पार्कर ने गुफा की खोज में रुचि खो दी है। इससे फर और सोलारी को मौका मिलता है कि वे गुफा की खोज वहीं से जारी रखें जहां पार्कर ने छोड़ा था। ये जोड़ी एजन अल्वेट के बहाव की दिशा में सबसे अंतिम जलमग्न हिस्सों में आगे बढ़ेगी। ओगोफ वेल्श में गुफा का अर्थ है ओगोफ एजन अल्वेट। दक्षिण वेल्स के लैंगटॉक एस्कार्पमेंट की चूना पत्थर की चट्टानों में स्थित एक गुफा प्रणाली है। ये एबरगावेनी शहर के ठीक पश्चिम में और छोटे शहर क्रिकहॉवेल के पास स्थित है। 20 मील से अधिक सर्वेक्षणित रास्तों के साथ यह यूके की चौथी सबसे लंबी गुफा है। इस गुफा की पहली बार जांच ब्रायन प्राइस नामक व्यक्ति ने 1949 और 1950 में की थी। 1957 तक हेरफोर्ड केविंग क्लब ने गुफा की पहली बोल्डर चौक को नहीं तोड़ा था, जो कि चट्टानों या मलबे का एक समूह होता है जो गुफा के रास्ते को अवरुद्ध करता है। पहली बोल्डर चौक के बाद गुफा एक लंबी और जटिल प्रणाली में खुलती है, जिसमें कई अन्वेषण मार्ग हैं। इसमें चौड़े रास्ते, छोटे तालाब, चूना पत्थर की संरचनाएं और पानी से भरे हिस्से हैं। एजन अल्वेड एक प्रसिद्ध गुफा स्थल है और साथ ही महत्वपूर्ण चमगादड़ आश्रय स्थल भी, जहां हर सर्दी सैकड़ों दुर्लभ लेसर हॉर्सशू चमगादड़ आते हैं। 1957 के बाद एजन अल्वेड की अगली बड़ी खोज तब हुई जब जॉन पार्कर ने गुफा के अंतिम डाउनस्ट्रीम सम्स में डाइविंग शुरू की। गुफा का एक हिस्सा मीलों अनदेखे क्षेत्र दे सकता है, लेकिन सामान्य खोज अवरुद्ध है क्योंकि वहां सम्स या पानी के नीचे डूबे मार्ग हैं। ये लंबे या छोटे हो सकते हैं और ये स्थिर हो सकते हैं, जिनमें पानी नहीं बहता, या सक्रिय हो सकते हैं जिनमें लगातार पानी बहता रहता है। पार्कर अन्य गोताखोरों के साथ
एजेंट अल्वेड की सम्स में गुफा की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए गोता लगा रहे थे। गुफा गोताखोर अक्सर गोता लगाने के बाद गुफा के नए सूखे हिस्से में सतह पर पहुंचते हैं, जहां वे चल सकते हैं। पार्कर ने उन सांस के बीच गुफा के सूखे हिस्से पाए हैं, जिनमें वह गोता लगा चुका है। आखिरी कोशिश में पार्कर तीसरे सम्प में पहुंचता है। डाइव के दौरान उसकी हवा की आपूर्ति कम पड़ जाती है और वह सम्प के अंत तक नहीं पहुंच पाता कि देख सके वहां कोई नया सूखा गुफा हिस्सा है या नहीं। आज एजेंट अल्वेड एक लोकप्रिय गुफा स्थल है और उन गुफा प्रेमियों के लिए जो सम्प्स में डाइव नहीं करना चाहते, ऊपरी हिस्सों में खोजने के लिए बहुत कुछ है। गुफा, जिसे उपनाम एगी से जाना जाता है, का अन्वेषण करने के लिए गुफा प्रेमियों को प्रवेश की चाबी के लिए परमिट लेना पड़ता है और उन्हें प्रवेश द्वार पर साइन इन करना होता है, ताकि अगर वे खो जाएं तो पता चल सके कि वे कौन सा रास्ता ले रहे थे। मेरे अनुसार यह गुफा चुनौतीपूर्ण है। सूखे ऊपरी हिस्सों का आना जाना 6 से 8 घंटे का हो सकता है। गुफा के पानी के नीचे टर्मिनल डाउनस्ट्रीम सम्प से गुजरना पूरी तरह अलग बात है और इसके लिए अच्छी योजना जरूरी है। मान लीजिए सामान्य रास्ते में 3 घंटे अंदर और 3 घंटे बाहर लगते हैं। साथ में पानी और खाने के लिए हल्का बैग होता है। सोलारी और फेर को अपने डाइविंग किट्स और कई सिलेंडर गुफा में ले जाने होते हैं। वे खुद सारा सामान नहीं ले जा सकते, इसलिए उन्हें मदद के लिए लोगों का एक समूह चाहिए, जिन्हें अपने लिए भी सामान चाहिए होता है। मई 1974 में दोनों जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सब कुछ पहले से प्लान कर लिया है और उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी शामिल हो रहे हैं, जो शेरपा की तरह मदद करेंगे। ये गुफा खोजने वाले दोस्त अभियान में शामिल होकर उत्साहित हैं और सीखकर भविष्य में खुद अभियान चलाना चाहते हैं। अभियान से पहले सोलारी का घुटना चोटिल हो जाता है। वह सदर्न स्ट्रीम नामक मील लंबा कठिन रास्ता पार नहीं कर सकता, जहां गुफा खोजने वालों को रेंगते हुए टर्मिनल डाउनस्ट्रीम साम्स तक पहुंचना होता है, खासकर जब जरूरी सामान भी साथ हो। पहली यात्रा के लिए तय होता है कि फेर अकेले जाएगा। फेर इस यात्रा में देखेगा कि वह गुफा के अंदर कितनी दूर जा सकता है। फिर वे मिलकर खोज जारी रख सकते हैं। गुफा में गोता लगाने वालों के लिए अकेले गोता लगाना असामान्य नहीं है। हकीकत यह है कि जैसे ही आप गुफा में गोता लगाने के लिए प्रवेश करते हैं, आप वास्तव में अपने आप पर निर्भर होते हैं या अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं, भले ही अभियान में अन्य गोताखोर भी हों। सोलारी को जरूर लगा होगा कि वह कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों ने योजना बनाई थी, लेकिन बदकिस्मती और चोट के कारण सोलारी बाहर हो गए। जॉन पार्कर को अपनी आखिरी डाइव में सम्मप 3 में गोता लगाते वक्त लौटना पड़ा। सम्मप 1 और 2 सम्मप 3 से छोटे हैं और पार्कर के पास सम्मप 3 में आगे बढ़ने और वापसी में सम्मप 2 और 1 से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त हवा नहीं थी। वह सम्मप 3 में करीब 200 मीटर से ज्यादा अंदर गए थे जब उन्होंने लौटने का फैसला किया। मेरे अनुसार यह सम्मप 1 और 2 को मिलाकर भी इससे छोटा पड़ता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अंधेरी पानी के नीचे की गुफा में हर मोड़ पर उम्मीद हो कि अगला मोड़ एयर चैम्बर तक ले जाएगा? कोई वहां पहले नहीं गया और यह चलता जा रहा है। किसी समय पर मुझे लगता है कि आप सोचने लगते हैं कि यह कभी खत्म ही नहीं होगा। एक खोजकर्ता के रूप में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक समझदार इंसान के रूप में आप जानते हैं कि आपके पास इतनी हवा नहीं है कि अंत का पता न होने पर भी आप सुरंगों में भटकते रहें। फर इस कोशिश में तीसरी जलभर सुरंग के रास्ते कई अतिरिक्त टैंक लेकर जाते हैं। वे चाहते हैं कि उनके पास पूरी यात्रा के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन हो। पानी में उतरते समय उन्हें नहीं पता कि वे जॉन पार्कर से आगे जा सकेंगे या नहीं। मुझे लगता है वो सोच रहे होंगे कि आगे कितना दूर जाना है या कहीं एयर पॉकेट है या नहीं। शायद वह सिर्फ एक बंद रास्ता हो। कम से कम वह गुफा का अंत पहचान सकता था, लेकिन शायद आगे असली रोमांच है। जैसे ही वो उस जगह के करीब पहुंचता है जहां पार्कर ने वापस मुड़ने का फैसला किया था, उसे खुद से यह सवाल जरूर करना पड़ रहा होगा कि सच जानने के लिए उसे और कितना आगे जाना पड़ेगा। लेकिन पता चलता है कि उसे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। पार्कर की सीमा से सिर्फ 30 मीटर आगे बढ़ने पर वह सतह पर पहुंच जाता है। सम्प 3 की लंबाई 259 मीटर है। सतह पर पहुंचने के बाद वो गुफा के नए सूखे हिस्से की खोज करने वाला पहला व्यक्ति बनता है। वह टॉर्च से गुफा में चारों ओर रोशनी करता है और एक विशाल रास्ता देखता है जो अंधेरे में गुम हो जाता है।
वह पानी से निकलकर डाइविंग किट रखता है और गुफा में जाता है। ये वही खोज है जिसका सपना गुफा में गोता लगाने वाले देखते हैं। वो वहां जाने वाला पहला इंसान है और सोलारी इस असाधारण खोज से चूक जाते हैं। यहाँ खुले रास्ते जैसे लंबे हिस्से हैं जिनसे गुजरना आसान है और दिलचस्प चूना पत्थर व चट्टानों की संरचनाएं हैं। कुछ जगहों पर उसे सकरी दरारों से सावधानी से गुजरना होता है। फिर अंधेरे, गहरे और आंशिक रूप से पानी भरे इलाके भी मिलते हैं। गुफा का नया हिस्सा 550 मीटर तक जाता है, फिर छत नीचे झुकती है। यहीं फेर को एक और पानी के नीचे समप मिलता है, एजेंट ऑलवेट का समप नंबर 4। फेर अपनी अभियान टीम से फिर जुड़ जाते हैं और टीम गुफा से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ती है, सोलारी से मिलने के लिए और फिर जश्न मनाने के लिए पब की ओर जाती है। मुझे लगता है सोलारी के लिए यह जश्न खुशी और दुख दोनों का रहा होगा। बिल्कुल, वह फेर के लिए खुश और गर्वित होंगे, लेकिन साथ ही दुखी भी होंगे कि वह खुद उस अनुभव से वंचित रह गए। दोनों का ध्यान अब सुम्प नंबर 4 की ओर जाता है। अगले दिन वे डाइव की योजना बनाते हैं और शायद कुछ समय उसके पार की गुफा के बारे में कल्पनाएं करते हैं। 1 महीने बाद शनिवार 15 जून 1974 को फर और सोलारी एजेंट अल्वेड में अपनी खोज जारी रखने के लिए वापस आते हैं। वे साथ डाइव करेंगे पर एकल गोताखोरों की तरह काम करेंगे। एकल गोताखोर अपनी हरकतों के लिए जिम्मेदार हैं और कोई भी कभी लौट सकता है, जिससे दूसरा अकेला रह जाता है। वे डाइविंग उपकरणों और एक छोटी टीम के साथ गुफा में गए जो जरूरी सामान उठाने में मदद करेगी और वे लंबी खोज के लिए तैयार हैं। एगॉन आवास टर्मिनल सम्स में गुफा डाइविंग में उपकरणों को मीलों लंबे सूखे और कठिन हिस्सों से ले जाना पड़ता है, फिर पानी के नीचे पहुंचते हैं। वे चलते, चढ़ते और कभी-कभी गुफा के संकरे रास्तों से किसी तरह निकलते हैं। कुछ छेद इतने सकरे होते हैं कि उनमें से व्यक्ति मुश्किल से निकल सकता है। टीम हर एक उपकरण को इन तंग रास्तों से हाथों हाथ पास करती है। उनके पास मिलाकर 100 किलो से ज्यादा का सामान है, जिसे उन्हें गुफा के रास्ते से ले जाना है, सिर्फ समप वन तक पहुंचने के लिए। सपोर्ट पार्टी समप वन तक जाती है और वहां से फर और सोलारी अकेले होते हैं। अपनी खोज की शुरुआत में हर गोताखोर 3 एयर टैंक, एक केव रील जिससे वे पानी के नीचे की सुरंगों में रास्ता बना सकें, और गुफा के सूखे हिस्सों के लिए एक जोड़ी केविंग बूट्स लेकर चलते हैं। 3 सिलेंडर उनके लिए इतना हवा देंगे कि वे समप 1 और 2 पार कर सकें, फिर समप 3 से होते हुए समप 4 में जा सकें। उन्हें उम्मीद है कि यह इतनी हवा होगी कि वे समप 4 के आखिर तक जा सकें और फिर उनके पास इतनी हवा बची रहे कि वे समप 4, 3, 2 और 1 से वापस लौट सकें। समप 2 और 3 के बीच सूखी गुफा में वे दोनों वहां तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया गया एक आधा खाली टैंक छोड़ देते हैं। ये छोटे टैडपोल टैंक हैं जिन्हें वे बाहर निकलते समय फिर से उपयोग करेंगे। वे बाकी 2 टैंकों के साथ समप 3 में बढ़ते हैं। 259 मीटर लंबा समप 3 बिना किसी घटना के पार हो जाता है। जब वे सतह पर आते हैं, वे गुफा वाली बूट पहनते हैं। फर द्वारा हाल ही में खोजी गई 550 मीटर लंबी गुफा में जाते हैं और समप 4 की शुरुआत की ओर बढ़ते हैं। यहां उनके पास उपकरण ले जाने के लिए अपने दोस्तों की मदद नहीं है। रास्ता कठिन है, लेकिन उन्हें अपनी अगली डाइव की शुरुआत तक पहुंचने में केवल आधा घंटा लगता है। वे काले पानी के तालाब को देखकर उसमें प्रवेश करने को तैयार होते हैं। इस समय दोनों गोताखोर एक बेहद एकांत जगह पर हैं। वे कई मील जमीन के नीचे एक गुफा में हैं और अब एक खतरनाक अनजान पानी के नीचे गुफा में गोता लगाएंगे। ऐसी जगह पर गुफा के सूखे हिस्से में भी बचाव करना बहुत मुश्किल है और वहां तक पहुंचने में काफी समय लग सकता है। पानी के नीचे कुछ गलत हो जाए तो आप बिल्कुल अकेले होते हैं। मुझे लगता है वे डर और उत्साह दोनों महसूस कर रहे होंगे। वे तय करते हैं, चूंकि वे दोनों एक खोजी डाइव कर रहे हैं, कि अपनी साझेदारी में पहली बार वे डाइव एक दूसरे के बहुत करीब करेंगे। फर अक्सर नेतृत्व करते हैं। पिछली बार उन्होंने अकेले डाइव कर एक ऐतिहासिक खोज की थी। वे मिलकर नई खोज करना चाहते हैं। मुझे यकीन है फर चाहते हैं कि उनके दोस्त को भी वही खोज की अनुभूति मिले जैसी सोलारी को चाहिए, पर वे अब भी स्वतंत्र रूप से डाइव कर रहे हैं।
अगर किसी भी डाइवर को किसी भी समय असमंजस महसूस होता है तो वे वापस लौट सकते हैं और दूसरे डाइवर को अकेले आगे बढ़ने के लिए छोड़ सकते हैं। वे अपने रेगुलेटर को अपनी आखिरी पूरी टंकी पर बदल लेते हैं। जो टंकियां वे सुम्प 3 से होकर डाइव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वे अब पूरी नहीं बची हैं। वे अब भी उन टंकियों को डाइव में साथ ले जाएंगे ताकि उन्हें बिल्कुल आपात स्थिति के लिए रिजर्व रखा जा सके। आदर्श रूप से रिजर्व टंकी के पास रेगुलेटर होना चाहिए, लेकिन ये युवा अभी जीवन शुरू कर रहे हैं और उनके पास अतिरिक्त उपकरणों का बजट नहीं है। अगर उन्हें रिजर्व टंकी से हवा चाहिए तो मुख्य टंकी का रेगुलेटर ही इस्तेमाल करना होगा। पानी में रिजर्व टंकी पर स्विच करना कठिन होता है। यह एयर पॉकेट या समप के दूसरी तरफ सबसे अच्छा है, लेकिन गोताखोर ऐसी स्थिति नहीं चाहते जहां रिजर्व टंकी का उपयोग करना पड़े। मुझे एक लेख मिला जिसमें बताया गया कि सोलारी की टंकियां थोड़ी पॉजिटिवली बॉइंट थीं और उनका वजन कम था। एल्यूमीनियम टंकियां आमतौर पर थोड़ी पॉजिटिवली बॉइंट होती हैं, खासकर डाइव के अंत में जब उनमें कम हवा बचती है। एल्यूमीनियम स्टील से हल्का है। मुझे लगता है उसके पास एल्यूमीनियम टंकियां थीं। अगर आपका उपकरण पॉजिटिवली ब्यूबंट है और आपका वजन कम है, यानी आपके वेट बेल्ट पर इतना सीसा नहीं है कि पॉजिटिव ब्यूबेंसी को काउंटर कर सके, तो आपको नीचे तैरने और खुद को गुफा की छत से टकराने से रोकने के लिए फिन या किक मारनी पड़ती है। आप लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं। आप ज्यादा हवा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप लगातार तैर रहे होते हैं और क्योंकि आप लगातार यह सोच रहे होते हैं कि गुफा की छत से न टकराएं। यह आपके मानसिक बोझ को भी बढ़ा सकता है। फर के टैंक नकारात्मक उछाल वाले होते हैं। स्टील के टैंक हमेशा डूबेंगे। सोलारी के विपरीत फर बस बीसीडी में थोड़ी और हवा भरते हैं और तटस्थ उछाल में आ जाते हैं। गुफा में तटस्थ होना बहुत जरूरी है। आप नीचे तैरने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते और आपके दिमाग में एक चीज कम रहती है जिससे आप सबसे अच्छे फैसले लेने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। फर पहले डाइव लगाते हैं, फिर सोलारी आते हैं। इसी तरह उनका तालमेल विकसित हुआ है। मुझे ठीक पता नहीं क्यों। संभव है फर के पास अधिक उपकरण हों या वह सोलारी से अनुभवी हों। सुम्प 4 में डाइव करते समय सोलारी सबसे पहले निकलते हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि फर ने सम्प 3 में अकेले डाइव किया और सम्प 3-4 के बीच रास्ता खोजा, अब दोनों चाहते हैं कि सोलारी अगली गुफा में पहले जाएं। सोलारी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अपने डाइविंग रील से केविंग लाइन लगाते जाते हैं। वे इस लाइन का इस्तेमाल डूबे हुए सुरंग में रास्ता खोजने के लिए करेंगे, अंदर और बाहर दोनों तरफ। सोलारी के पास 122 मीटर की लाइन है और फर जो उनके ठीक पीछे आ रहे हैं उनके पास और 300 मीटर की लाइन है। हालांकि यह अनुमान है, दोनों को उम्मीद है कि सम्प 4 में डाइव लंबी होगी। 4-5 मिनट बाद सोलारी इशारा करते हैं कि उनके साइनस में परेशानी है, जो गहराई में डाइव करते वक्त अक्सर होता है। यह ऐसी समस्या है जिसका सामना उन्हें पहले भी करना पड़ा है। फर उन्हें इशारा करते हैं कि अगर कुछ गलत है तो उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। सोलारी दृढ़ हैं और फर से आगे समप 4 में लगातार बढ़ते हैं। रास्ते में अपनी लाइन बिछाते हैं। समप 4 में सुरंग नीचे जाती है और सोलारी उतरते समय पानी का दबाव उनकी साइनस पर बढ़ता है। दर्द बढ़ता जाता है जिससे उनकी असहजता और मानसिक बोझ भी बढ़ जाता है। फर उनसे पूछते हैं कि क्या वो वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते रहते हैं। समप की शुरुआत से 120 मीटर की दूरी पर सोलारी की गुफा की रस्सी खत्म हो जाती है। खाली रील काटकर फर अपनी रस्सी सोलारी की रस्सी से बांधते हैं और आगे बढ़ते हैं। फर अपने डेप्थ गेज को चेक करते हैं जो 15 मीटर पानी की गहराई दिखाता है। आगे का रास्ता और नीचे जाता रहता है। दोनों गोताखोर समझ जाते हैं कि यह एक लंबी और गहरी डाइव होने वाली है। वे आगे बढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे खींचते हुए, तैरते हुए और रेंगते हुए पानी के नीचे के रास्ते से गुजरते हैं। फर प्रेशर गेज देखकर पाते हैं कि वे अपनी 1/3 सीमा तक पहुंचने वाले हैं। केव डाइवर्स थर्ड्स नियम मानते हैं। टैंक की हवा का 1/3 अंदर जाने, 1/3 बाहर निकलने और 1/3 आपातकाल के लिए सुरक्षित रहता है। यह एक सरल नियम है। आप अपनी टैंक का 1/3 हिस्सा इस्तेमाल करते हुए डाइव करते हैं और फिर वापस मुड़ जाते हैं। अगर आप टैंक का आधा हिस्सा इस्तेमाल कर डाइव करते हैं और बाद में कोई समस्या आ जाए जो आपको धीमा कर दे, तो समय पर बाहर निकलने के लिए हवा कम पड़ सकती है। हवा का 1/3 रिजर्व रखना सुरक्षा के लिए है। फर जानते हैं
कि उन्हें कुछ ही मिनटों में वापस लौट जाना चाहिए। उन्हें पता है कि सोलारी की टैंक छोटी होने से उनकी हवा कम होगी। फर अपनी 1/3 सीमा तक पहुंचने के बाद भी आगे बढ़ते हैं। कुछ मिनट और बीत जाते हैं, लेकिन फर तय करते हैं कि वो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। वे सोलारी को संकेत देते हैं कि वे आगे बढ़ेंगे। जरूरत पड़ने पर सोलारी लौट सकते हैं। वे मानते हैं कि सोलारी लौट आएंगे। सोलारी अनुभवी और जिम्मेदार गोताखोर हैं। उन्हें समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। सोलारी को संकेत देने के बाद फर आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि अब वो संचार में अकेले अन्वेषण करेंगे। मुझे ये खीज दिलाने वाला एहसास हो रही है कि सोलारी अगली खोज में पीछे नहीं रहना चाहते। मैंने कई गुफा गोताखोरों में ये देखा है कि वे अपने लक्ष्य पर अड़े रहते हैं। सोलारी को तैरने में संतुलन और साइनस की समस्या है, जिससे उनका मानसिक बोझ बढ़ता है। रास्ता नीचे उतरता हुआ 21 मीटर गहराई तक जाता है और लगभग 30 मीटर बाद फर को गंदले पानी में एक खड़ी कंकरीली ढलान दिखती है, जो ऊपर की ओर जा रही है। वे आशा करते हैं कि यह ऊपर जाकर एयर पॉकेट या दूसरी गुफा तक पहुंचे। वह प्रेशर गेज देखते हैं। अब उनके पास लगभग आधा टैंक हवा बची है। उन्हें मालूम है आगे बढ़ना खतरनाक है। मुझे ये जानना दिलचस्प लगता है कि पीछे लौटने का फैसला लेते समय क्या-क्या बातें सोचते हैं। सोलारी और फर महीनों से इसकी योजना बना रहे हैं। अगर वो पीछे हटा तो पता नहीं अगली कोशिश कब होगी। क्या कोई और आगे बढ़ेगा और अगली बड़ी खोज करेगा? यहां तक पहुंचने में उनका सारा उपकरण लग गया है। अगर अभियान के पास बेस कैंप पर और उपकरण होते और टैंक होते तो वापस लौटने का फैसला लेना आसान होता। फर ने पहले ही एक बड़ी खोज कर ली है और शायद उस पर आगे और खोजें करने का थोड़ा दबाव भी है। ये आगे बढ़ने के लिए अच्छा प्रोत्साहन है। वैसे भी अगर उसे हवा मिलती है तो उसे आराम का समय मिलेगा। उसके पास अपना दिमाग साफ करने का समय होगा और फिर वह जल्दी से गुफा की लाइन को फॉलो करते हुए वापस उस अद्भुत गुफा तक जा सकता है जिसे उसने अपनी पिछली कोशिश में खोजा था। मुझे यकीन है कि एक और बड़ी गुफा खोजने का आकर्षण भी इसमें भूमिका निभाता है। वह कंकरीली ढलान पर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है, इस उम्मीद में कि ऊपर उसे हवा मिलेगी। जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है, लगता है कंकड़ वाला किनारा सतह तक जाएगा। वो अपनी गहराई मापने वाली घड़ी देखता है। 1 मीटर पानी। वो पानी की सतह के ठीक नीचे है। वो गुफा के अंदर आगे बढ़ते हुए हवा की जेब खोजता है। फर पानी की सतह के इतना करीब है कि वह हाथ बढ़ाकर उसे छू सकता है। उसे सिर्फ गुफा की छत मिलती है, जो पानी के ठीक नीचे है। वह दाईं ओर देखता है और गुफा की छत को बाहर फैला देखता है, जहां हवा नहीं दिखती। वह जोखिम भरे फैसले को आगे बढ़ाने का तय करता है। वो जिस दिशा में देखता है, उसी ओर तैरते हुए गुफा की छत के साथ आगे बढ़ता है। उम्मीद करता है कि ऊपर कोई एयर पॉकेट मिलेगा। ऊपर जाने के बजाय गुफा एक कोने में नीचे झुकती है और 10 मीटर से कम दूरी पर सीधी दीवार आ जाती है। फर मुसीबत में है। वहां हवा नहीं है। वह प्रेशर गेज देखता है। उसके पास आधे टैंक से कम हवा है। उसके पास समप 3 का रिजर्व टैंक है, लेकिन वह पानी में रेगुलेटर बदलने से बचना चाहता है। पानी के नीचे एक टैंक से दूसरे टैंक में रेगुलेटर बदलना मुश्किल और खतरनाक है, लेकिन मुश्किल हालात में इस पर विचार किया जा सकता है। बेहतर है कि इससे बचा जाए। आजकल गंभीर गुफा गोताखोर कई बैकअप और हर टैंक पर एक रेगुलेटर के बिना डाइव नहीं करते। उसे तीसरे समप से निकलने और लौटने के लिए रिजर्व टैंक चाहिए, लेकिन वापस प्राइमरी टैंक की हवा से ही जाना होगा। स्थिति तनावपूर्ण है और फर को सोचने में दिक्कत हो रही है। वो नीचे की ओर जाने और फिर उस रास्ते से ऊपर जाने की तैयारी करता है, जो समप की शुरुआत की ओर वापस जाता है जितनी जल्दी हो सके। जैसे ही वो बाहर जाने के लिए मुड़ता है, कुछ अकल्पनीय हो जाता है। वो देखता है कि सोलारी उससे ऊपर रास्ते की छत पर हवा तलाश रहे हैं। वो कभी मुड़े ही नहीं। फर सोलारी के पास तैर कर जाते हैं और इशारा करते हैं कि उन्हें बाहर निकलना होगा, लेकिन सोलारी कोई जवाब नहीं देते। फर का इशारा साफ है। फर के व्हील को साइड में छोड़ते हैं ताकि सोलारी पीछा कर सकें और वे सामने की लाइन में तेजी से बढ़ते हैं। वे कंकर के किनारे सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचते हैं, तेजी से नीचे उतरते हैं और कान ठीक से इक्वलाइज नहीं करते, जिससे अब उन्हें गंभीर दर्द हो रहा है। उनका सिर तनाव दर्द और सुरंग से निकलने की कोशिश में हुई शारीरिक थकान के कारण चकरा रहा है।
लेकिन उन्हें आगे बढ़ते रहना है। अगले कुछ मिनटों तक वो सुरंग में गंदे पानी में रेंगते और तैरते हुए ऊपर लौटता है, तेजी और संयम बनाए रखता है और अपनी सांसें नियंत्रित करता है ताकि बची ऑक्सीजन बर्बाद ना हो। वह अपनी रील की लाइन पकड़कर ऊपर बढ़ता है और वहां रुक जाता है जहां उसकी लाइन सोलारी की लाइन से बंधी है, उससे ठीक पहले, जो गुफा व ताजी हवा से 122 मीटर दूर है। वह रुककर देखता है कि सोलारी उसके पीछे आ रहा है या नहीं। उसे लगता है कि वह काफी देर से खड़ा है, फिर भी इंतजार करता है। वह वहां बस 1 मिनट के लिए है, लेकिन वह मिनट बहुत लंबा लगता है। वह सैम की शुरुआत से अभी भी 120 मीटर से ज्यादा दूर है और उसकी मुख्य टंकी लगभग खाली है। वो सोलारी को ढूंढने लौटने का सोचता है, पर जानता है कि सुरंग में लौटने के लिए उसके पास पर्याप्त हवा नहीं है। उसे बाहर निकलना ही होगा। वह शांत रहने की कोशिश करते हुए सतह की ओर बढ़ता है और सिरदर्द से जूझता है। फर फिर सुम्प 4 के प्रवेश द्वार पर सतह पर आता है। जैसे ही वो सतह पर आता है, उसे जबरदस्त राहत महसूस होती है। उसके कानों में बहुत तेज दर्द है और उसे भयंकर सिरदर्द हो रहा है। वो करीब 5 मिनट तक सिर पकड़े पूल में खड़ा रहता है। सोचता है कि कहीं उसने खुद को गंभीर चोट तो नहीं पहुंचाई। मुझे संदर्भ नहीं मिल रहा, लेकिन इसमें 2 बातें हैं। उसने कान के पर्दों पर दबाव डाला है, जो काफी दर्दनाक हो सकता है। मुझे लगता है उसने खुद को थका लिया और हवा बचाने के लिए थोड़ी देर सांस रोक रहा था, जिसे स्किप ब्रीदिंग कहते हैं। पानी के नीचे दबाव बढ़ जाता है और जब आप सांस रोकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का असर आपको तेज सिरदर्द दे सकता है। आखिरकार स्थिति की सच्चाई और पिछले 30-40 मिनट की घटनाएं धीरे धीरे समझ आने लगती हैं। वो पूल में अकेला है। सोलारी अभी भी संप के अंदर है। वो बस बैठकर अपने दोस्त के बाहर आने का इंतजार कर सकता है। वो सोचकर बेचैन है कि उसके दोस्त के साथ क्या हो सकता था और अब तक क्या हो चुका है। वह कुछ नहीं कर सकता, बस किनारे पर बैठकर इंतजार कर सकता है। वह पानी की सतह देखता है, उम्मीद करता है कि डोरी हिले। झागदार बुलबुलों का एक समूह धीरे धीरे घूमता है, चुपचाप पानी की सतह पर इधर उधर बहता रहता है। फर फिर पानी में उतरकर सोलारी को ढूंढने का सोचता है। काफी बेचैन इंतजार के बाद फर को एहसास होता है कि कई घंटे बीत चुके हैं। उसे समझ आ जाता है कि जहां वो है वहां रुकने का अब कोई मतलब नहीं है। वो तय करता है कि कम से कम सुम्प के पहले हिस्से की संक्षिप्त जांच करने की कोशिश करेगा। उसके पास हवा बहुत कम बची है और इसका मतलब है कि उसे फिर से पानी में जाना पड़ेगा, उसी टैंक का इस्तेमाल करते हुए जिसकी उसे 259 मीटर लंबे सुम्प 3 से बाहर निकलने के लिए जरूरत होगी। वो तय करता है कि वो अंदर जाकर देखेगा। वह गियर पहनकर पानी में जाता है और डुबकी लगाने के लिए तैयार होता है। अब लगभग निश्चित है कि उसे अपने दोस्त का निर्जीव शरीर मिलेगा। वो अंदर जाने से पहले रस्सी हल्के से खींचता है ताकि वो तनी रहे। वह नहीं चाहता कि वह ढीली रस्सी में उलझे, लेकिन खींचने पर पता चलता है कि रस्सी ढीली है। वह रस्सी को फिर से तनी करने के लिए खींचता है, लेकिन रस्सी उसकी ओर आती चली जाती है और उसे कुछ गड़बड़ लगती है। यह किसी चीज से नहीं बंधी। वह ढीली पड़ी लाइन के सहारे आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए उसे खींचता रहता है। वो जब 130 मीटर रस्सी खींचता है और उसी गांठ के पास पहुंचता है जहां 2 रस्सियां जुड़ी थीं, उसे पता चलता है कि रस्सी चाकू से काटी गई है। जब सोलारी सुरंग से बाहर निकल रहा था तो वो जरूर रस्सी में उलझ गया होगा और खुद को छुड़ाने के लिए उसे काटना पड़ा, और वो फैर के ठीक पीछे था। खुद को छुड़ाने के दौरान वो शायद अपनी दिशा का अंदाजा खो बैठा और सुरंग में भटक गया। रस्सी में उलझे रहने के दौरान जो समय उसने गवाया, उसी में उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। कम ऑक्सीजन में वो वहां से नहीं जा सकता था। फर महसूस करता है कि उसका दोस्त मर गया है और वह कुछ नहीं कर सकता। फर अपना सामान लेकर सुरंग में ऊपर जाता है। 3 सम्स पार करने को तैयार है जो गुफा से बाहर निकलने के रास्ते में है। फर और उसकी टीम के एजिनवित से बाहर आने के बाद बचाव अभियान शुरू होता है, लेकिन खराब पानी के कारण पहली कोशिश टाल दी जाती है। 5 दिन बाद जॉन पार्कर के साथ दूसरा प्रयास होता है,
लेकिन वो संप 4 में थोड़ा ही आगे बढ़ पाते हैं। उन्हें सोलारी का शव नहीं मिलता। खोज के प्रयास जारी रहते हैं और रोजर सोलारी की तलाश में कुल 2760 मानव घंटे खर्च होते हैं, लेकिन फिर भी उनका शव नहीं मिलता। घटना के 7 साल बाद 1981 में फर एक बार फिर एजन अल्वेडे संप नंबर 4 में डाइव लगाते हैं। ये अनुभव उन्हें बहुत दर्दनाक लगा। वो बिना किसी एयर पॉकेट के गुफा में 215 मीटर तक पहुंच जाते हैं, फिर वापस लौट आते हैं। उन्हें सोलारी का शव नहीं मिलता। 5 साल बाद 1986 में 2 गोताखोर इयान रोलैंड और जूलियन वॉकर संप 4 में काफी आगे तक पहुंचते हैं। वे संप के अंदर 220 मीटर पर रोजर सोलारी का शव पाते हैं, फैर की पिछली सीमा से थोड़ा आगे, लेकिन इतनी दूर और खतरनाक जगह पर जब उनके पास पहले से ही हवा कम बची है तो शव को बाहर लाना बहुत जोखिम भरा है। वे सोलारी का शव वहीं छोड़ देते हैं और वो आज भी संप नंबर 4 के अंदर ही है। मार्टिन फर विश्व प्रसिद्ध गुफा गोताखोर बने, कई रिकॉर्ड तोड़े और ऐतिहासिक डाइव्स किए। आज वे गुफा डाइविंग सिखाते हैं और अपने अनुभवों पर कई किताबें लिखी हैं। मैं उनकी इस डाइव पर लिखी किताब का लिंक नीचे छोड़ूंगा।